दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं। ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक है। फर्स्ट, यहाँ पर हम क्लास 6 में हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे। वहां पे हम गवर्नमेंट को समझ रहे थे। गवर्नमेंट में हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा, जहाँ पे हमने देखा व्हाट इज गवर्नमेंट, और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था कि मोनार्की क्या होता है। मोनार्की में हमने देखा कि हेड किंग होता है या क्वीन होती है, वो उनके ही डिसीजन फाइनल होते हैं। और इनके अलावा हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग खुद के गवर्नमेंट को चुनते हैं। ये हमने ऑलरेडी इसको देख लिया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 में कि की एलिमेंट्स क्या होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। की एलिमेंट्स मतलब कि इस यही चीज हेल्प करेगी किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने में। तो हम यहाँ पे आज बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब कहेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस का है, या जो कंपटीशन दे रहे हैं वो पॉलिटी में इसको पढ़ सकते हैं, या आप एक सिविक्स का टॉपिक ये लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजों को गेन करेंगे, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इसीलिए रिक्वेस्ट है आपको कि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर है ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा ब्रॉड करेगा। आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। और जिसने भी व्हाट इज गवर्नमेंट नहीं देखा है थर्ड चैप्टर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी जिन्होंने भी इसको मिस किया है, जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो व्हाट इज गवर्नमेंट को पढ़ के ही इसको देखिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए जल्दी से हम शुरू कर देते हैं। और ये हमारा जो चैप्टर है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पर की एलिमेंट क्या है, क्या चीजें हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हेल्प करेंगी बनने में। तो सबसे पहला जो लोग होंगे यहाँ पे, वो पार्टिसिपेट करेंगे एक गवर्नमेंट बनाने में। यहाँ पे क्या होगा, पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे टर्म आ जाएगा इलेक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे लोग इलेक्ट करते हैं। हमने व्हाट इज गवर्नमेंट में भी देखा इलेक्शन क्या होता है, वहां पे टर्मिनोलॉजी यूज नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये चीज क्लियर होगा। और मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, वहां पे गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना होगा। या गवर्नमेंट अगर नहीं रिजॉल्व कर पा रही है, तो लोग खुद से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कोर्ट के थ्रू, या और कई प्रोसेसेस अलग अलग होती हैं। यहाँ पर देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो बात कॉन्फ्लिक्ट किस पे होगी, इक्वालिटी पे होगी। अगर कोई हमारे क्या है, दो लोग हैं जो कि इक्वल नहीं है, उनको हम कैसे आखिर उन तक जस्टिस को पहुंचाएं। हम देखेंगे कि कैसे हम उनको इस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस बनाएं कि उनको प्रॉपरली हम इक्वली उनको ट्रीट करें। तो यहाँ पर देखिए हमारा फोकस यहाँ पे मेनली अफ्रीका पर है। ये वर्ल्ड का मैप है, देखिए ये है अफ्रीका। यहाँ पर अफ्रीका में हमारा रीजन, हम सदर्न अफ्रीका पे फोकस कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका पे फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक सिटी की बात कर रहे हैं, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जोहान्सबर्ग को आप याद रखेंगे गोल्ड माइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, गोल्ड माइनिंग होती है। तो गोल्ड माइनिंग में आप, अब यहाँ पे अगर माइनिंग हो रही है, तो माइनिंग में क्या जरूरी है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे लेबरर हो। तो लेबरर कहाँ से आएंगे, वो लेबरर ज्यादातर इंडिया से गए हैं जोहान्सबर्ग में। तो जो इंडियंस होंगे यहाँ पर अफ्रीका में, वो एज लेबरर यहाँ पे गए हुए थे। और इनको ले जाने वाला कौन था, यहाँ पे ब्रिटेन है। देखिए ये जो रीजन है, ये यूनाइटेड किंगडम का रीजन है। यहां से जो लोग गए रास्ता खोजते हुए केप टाउन पहुंचे, तो ये जो लोग थे ये यहाँ पर व्हाइट थे। यूरोपियंस को हम क्या कहते हैं, व्हाइट कहते हैं, जो जिनकी स्किन व्हाइट है। और जो लेबरर हैं, जो इंडियंस हैं, इनको हम व्हाइट के कंपैरिजन में हम इनको ब्लैक कहते हैं। या जो अफ्रीका के जो नेटिव्स थे, उनको हम ब्लैक कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो यहां पर आपको तीन लोग मिल रहे हैं, एक ये व्हाइट,
जो कि यूनाइटेड किंगडम से आया हुआ है, एक ब्लैक जो अफ्रीका का नेटिव है, और यहाँ पे इंडियन एज लेबरर जो कि यूरोपियंस इनको लेके आए थे। जब यूरोपियंस ने इंडिया की खोज की, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे लेबरर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एज लेबरर इनको काम कराना शुरू किया, इन गोल्ड माइंस पे काम कराना शुरू किया। तो ये 3 लोग थे, 3 तरह के लोग थे। यहाँ पे जब ये व्हाइट और ब्लैक से जब बच्चा हुआ, ऑफस्प्रिंग हुआ, तो ये क्या हुए, इनको हमने नाम दिया, ऐसे बच्चों को हमने नाम दिया कलर्ड। ये हमारा चौथा रेस है। यहाँ पे हम अलग-अलग रेस को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे आप समझेंगे कि ये रेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। रेस क्या है? पहले लैंग्वेज के हिसाब से हम लोगों को कहते थे कि वो अलग-अलग रेस के हैं, लेकिन बाद में हमने रीजन के हिसाब से, स्किन के कलर के हिसाब से हमने रेस को डिफाइन शुरू किया करना। ठीक है? ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अफ्रीका में रेस का ही मेन झगड़ा था। ये जो ऑफस्प्रिंग हुए, जो व्हाइट और ब्लैक के थ्रू, चाहे वो इंडियन से हुए हों, मान लीजिए एक यूरोपियन माँ है और इंडियन फादर है, या यूरोपियन फादर है और अफ्रीकन मदर है, तो उनसे जो बच्चे होंगे वो कलर्ड होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर 4 तरह के लोग आपको देखने को मिले हैं। 4 कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर, ये हमने देखा है। अब यहाँ पे जोहानिसबर्ग में, यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं इस बुक में, यहाँ पे एक लड़की है माया नायडू। माया नायडू की स्टोरी शुरू होती है जब वो अपने घर की सफाई कर रही है। ठीक है? एक अपने घर में अपनी माँ के साथ वो सफाई कर रही है, और वो अपनी माँ के साथ सफाई करते-करते उसको एक स्क्रैप बुक मिलती है। इस स्क्रैप बुक की बात अगर हम करें, तो ये स्क्रैप बुक क्या है? यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल्स दे रखा है। यहाँ पे एक लड़के के बारे में उसको पता लगता है। तो वो पूछती है कि ये क्या है? इसके बारे में क्या है? आपको कैसे पता लगता है मम्मी, ये क्या चीज़ दे रखी है? तो उसकी माँ बताती है कि ये लड़का हेक्टर नडलोवियो है, इसको पुलिस ने गोली मार दी थी। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, और वो कहती है कि ऐसा क्यों हुआ? पुलिस ने क्यों उसको गोली मारी? तो उसकी मदर ने कहा कि बहुत पहले की बात है, यहाँ पे अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट हुआ था। अपार्थाइड मूवमेंट क्या है? जो अभी हमने रेस पढ़ा, अलग-अलग जो हमने रेस पढ़ा है, तो अपार्थाइड यहाँ पे जो लॉज बने थे, यहाँ पे लॉज बनाए गए अफ्रीका में, अपार्थाइड लॉ। तो यहाँ पे अपार्थाइड लॉ में ये देखा गया कि ब्लैक और व्हाइट, इंडियन और कलर्ड जो रेस थे, इनमें बहुत ज्यादा घुलने-मिलने नहीं दिया जाता था। अपार्थाइड मूवमेंट के थ्रू व्हाइट जो होते थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और जो ब्लैक होते थे, इंडियन होते थे, या जो कलर्ड होते थे, उनको वो अपने से नीचा मानते थे। तो वो हमेशा अपने से अलग रखते थे। जो कॉमन फैसिलिटीज भी होती थी, उसमें भी व्हाइट को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, बहुत ज्यादा उनको अलग से ट्रीट किया जाता था। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए और सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एम्बुलेंसेस थी, इवन एम्बुलेंसेस अभी आप देखते हैं कि कोई भी एम्बुलेंस होती है, तो यहाँ पर सबके लिए एम्बुलेंस कॉमन होती है। लेकिन पहले जो एम्बुलेंस होती थी, उसमें एम्बुलेंस में भी अलग होता था। जो व्हाइट होते थे, मान लीजिए ये अगर व्हाइट का एम्बुलेंस है, और जो ब्लैक का एम्बुलेंस होगा, उसमें फैसिलिटी में अंतर होगा। यहाँ पे मान लीजिए जो ब्लैक का एम्बुलेंस होगा, यहाँ पे कुछ चीजें कम होंगी, या इंडियन का होगा, या कलर्ड का जो एम्बुलेंस होगा, उसमें कम चीजें दी होंगी। यहाँ वेंटिलेटर और सारी चीजें यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल रहती थी व्हाइट के लिए, और ब्लैक के लिए इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी। ये चीज आपको क्लियर हो गई है? ये मेजर डिफरेंस था। हम यहाँ पे एम्बुलेंस तक में अंतर देख पा रहे थे, और भी जो इक्विपमेंट्स थे, हम जो यहाँ पे ब्लैक के बारे में कह रहा है मेनली, वहां पे ट्रेन, बसेस या बस स्टॉप, यहाँ पर भी हमको डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। जो नॉन व्हाइट थे, उनको काफी ज्यादा नीचे लेवल पे रखा जाता था।
उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज नहीं रखी जाती थी। और यहाँ पर मेनली जो व्हाइट होते थे वो सुपीरियर माने जाते थे, और जो ब्लैक होते थे वो बहुत ही उनसे छोटे माने जाते थे। यहाँ पे मैंने हाइट से रिप्रेजेंट किया है ब्लैक और व्हाइट को, लेकिन यहाँ पे आप उनको फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि यहाँ पर इनको ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलते थे ब्लैक के कंपैरिजन में। यहाँ पे ब्लैक, आप यहाँ पे सिर्फ ब्लैक को नहीं समझेंगे, सिर्फ अफ्रीकन को नहीं समझेंगे, यहाँ पे इंडियन और कलर्ड भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस हुआ करता था। और यहां पर देखिए, ये जो अभी हमने बात की है, जो हेक्टर नेडलोवियो था, उसको पुलिस ने गोली मारी। और इसका जो केस था, इसमें क्या हुआ था, यहां पर देखिए मेन चीज क्या हुई थी, जो नेडलोवियो था और उसके जो स्कूल के बच्चे थे, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अफ्रीकन लैंग्वेज के लिए। अफ्रीकन लैंग्वेज जो हुआ करती थी, अफ्रीकन लैंग्वेज पहले व्हाइट बोला करते थे। अफ्रीकन लैंग्वेज जो होती थी, ये कौन बोलते थे, कौन प्रेफर करता था, ये व्हाइट बोलता था। और ये कॉलेजेस में, स्कूलों में पढ़ाया जाता था, ये कोर्स में होता था, स्कूलों में ये चीजें पढ़ाई जाती थी, ये इनके कोर्स में था। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, हेक्टर नेडलोवियो और उसके दोस्त, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, या आप पढ़ा भी रहे हैं तो इसके साथ साथ हमारी जो लोकल लैंग्वेज है ज़ूलू, ये आप हमको पढ़ाइए। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान एक बुलेट नेडलोवियो को लग गई थी। पुलिस ने इनके प्रोटेस्ट में, ये प्रोटेस्ट में रास्ते पर आ गए थे, और इनको पुलिस ने गोली मार दी थी, इन प्रोटेस्टर्स को। और एक गोली जाके नेडलोवियो को लग गई थी, और वो तारीख था 30 अप्रैल अप्रैल 1976। ये डेट आप याद रखेंगे, 1976 का डेट था जब नेडलोवियो को गोली लगी थी। यह आपका क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, 1976 में ज़ूलू लैंग्वेज के प्रोटेस्ट में नेडलोवियो को गोली मारी गई थी। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमारी बुक की स्टोरी थी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और डीप में अगर हम स्टडी करेंगे, तो आपको ये चीज पता चलेगा कि जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला जो कि बाद में प्रेसिडेंट भी बने अफ्रीका के, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत इन्होंने की। इन्होंने छोटी छोटी चीजों के अगेंस्ट, व्हाइट के अगेंस्ट में इन्होंने अपार्थाइड मूवमेंट का स्ट्रगल शुरू किया था। यहां पर इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे नेल्सन मंडेला। इससे पहले तक, नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने से पहले तक, वहां पे व्हाइट ही टॉप पोस्ट पे रहता था, लीडर होता था। लेकिन 1994 में जब अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ, तब सबसे पहले प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने थे। अपार्थाइड मूवमेंट के अगेंस्ट उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था। इसमें हमारे गांधी जी ने भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था अफ्रीका में। इसीलिए नेल्सन मंडेला काफी कुछ गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे। ये चीज हमको यहाँ पर क्लियर हो गई है। यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है, क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स प्रोटेस्टिंग अबाउट। यहाँ पे देखिए किस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया गया था, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हेक्टर के दोस्त थे या हेक्टर थे, वो ज़ूलू लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो अपनी लोकल लैंग्वेज को चाह रहे थे कि उनके एजुकेशन में उनकी लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, जो उनकी मदर टंग थी। और उसमें उसको गोली भी लग गई थी, एक बुलेट लग गई थी। यहां पर कह रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो नॉन व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन था व्हाइट के अगेंस्ट, इसमें आप क्या डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस में, बस स्टॉप में, हर एक छोटी छोटी चीज में, जो हम आज कॉमन देखते हैं कि हमेशा सबको मिल जा रहा है कॉमनली, उन सब चीजों में भी
दिक्कतें पहले हुआ करती थी। ये चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर और भी चीजें आप यहाँ पे इनलिस्ट करेंगे। यहाँ पे 5 पॉइंट दे रखी हैं और आप कोशिश करिएगा कि इससे ज्यादा आप पॉइंट खोज सके। और यहाँ पर ये इक्वालिटी क्यों जरूरी थी, इसको भी आप लिखेंगे। और इक्वालिटी अगर नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। अगर हम उसको बराबर नहीं रखेंगे, लोगों को एक एक लेवल पे नहीं रखेंगे, तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, हम जस्टिस अच्छे से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेशन की। जब अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो गया तो यहां पर पार्टिसिपेशन होने लगा। लोगों ने क्या किया, यहां पर पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, लोग, जो पब्लिक है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेगी। क्या करेगी, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेगी। लोगों में से ही कुछ लोग आ जाएंगे और उनको इलेक्ट किया जाएगा कि ये गवर्नमेंट बनाए। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ये गवर्नमेंट बनाए। और ये फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स होंगी लोगों की, ये इनको सुन के इनके लिए फिर वो काम करवाए। और ये जो गवर्नमेंट चुनी जाती थी, ये कितने साल के लिए चुनी जाती थी, ये 5 साल के लिए चुनी जाती है। 5 इयर्स के लिए ये गवर्नमेंट चुनी जाती है। कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट कितने दिन के लिए होती है, ये 5 इयर्स के लिए होती है। ड्यूरेशन इनका फिक्स होता है। और ये गवर्नमेंट फिर से अगर अच्छा काम कर रही है तो ये फिर से री इलेक्ट हो सकती है, फिर से इलेक्शन में ये जीत सकती है। ठीक है, यहां पे लोग इनको फिर से चुन सकते हैं। और यही क्या चीज है, जो इलेक्शन हो रहा है, ये क्या प्रोसेस है, जो पार्टिसिपेशन का प्रोसेस है, यही प्रोसेस जो है, ये डेमोक्रेसी का मेन पॉइंट है, ये मेन एलिमेंट है। डेमोक्रेसी में ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपनी सरकार को खुद चुने। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब मान लीजिए कि हम और क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो इलेक्शन हो गया, इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट करें, अदर चीजें क्या है इलेक्शन के अलावा। तो यहां पर मान लीजिए कि हमने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया और वो गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो यहां पर लोग क्या करेंगे, यहां पर लोग उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ये हमारी पावर होती है। ठीक है, हम क्रिटिसाइजिंग होगा, यहां पे क्रिटिसिज्म होगा। तो ऐसा क्रिटिसिज्म हमको कब देखने को मिला है, ये हमको मिला है 2005 में। 2005 अगस्त का टाइम था जब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आ रहा था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इसमें बहुत ज्यादा बिल आना शुरू हो गया। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने प्रोटेस्ट करना इसके अगेंस्ट शुरू किया। और इतना ज्यादा इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, रैलियां होने लगी। रैली क्या होती है, जब लोग रास्ते पे चले आते हैं और उसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगाने लगते हैं और खूब ज्यादा लोग चलने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइज किया गया था सिग्नेचर कैंपेन। और सिग्नेचर कैंपेन, ये देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूं, क्योंकि अगर आप सिग्नेचर कैंपेन नहीं समझ पाएंगे, रैली नहीं समझ पाएंगे, तो आप ये चीज क्लियर आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ये कैंपेन था, सिग्नेचर कैंपेन, इसमें क्या था कि एक बैनर बनाया जाता था और यहाँ पे लोग आके सिग्नेचर किया करते थे। मान लीजिए ये हमारा, हमने पूरा एजुकेटर ने यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट सिग्नेचर कर दिया, आपने यहाँ पे सिग्नेचर किया। मान लीजिए कोई अरुण है या राहुल है या कोई लड़की है जिसने कि प्रोटेस्ट किया है, कोई लड़की प्रिया है,
और ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़कों ने प्रोटेस्ट किया है। तो यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन किया गया, जिसके थ्रू क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने अपना डिसीजन वापस ले लिया। जो ये इन्होंने बिल का रेट बढ़ गया था, जो इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़े थे, वो उन्होंने वापस कर लिया था तुरंत ही। तो सोचिए ये जो सिग्नेचर कैंपेन है या जो ये रैली है, ये कितना पावरफुल होता है कि एक गवर्नमेंट को अपने ही डिसीजन को वापस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका काम ये रहेगा कि आप न्यूज़पेपर में देखेंगे और यहाँ पर जो इस तरह के कैंपेन हो रहे हैं, जो इलेक्शन हुआ है या जो भी इलेक्शन पहले भी हो चुका है, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। देखकर आप खुद से इसको लिखेंगे। अभी हमने देखा कि लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अगेंस्ट, और ऐसे बहुत सारे कैंपेन हैं जिसमें हम धरना प्रदर्शन देखते हैं। धरना में क्या होता है, एक पॉइंट पे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और वो अपने पॉइंट्स को रखते हैं। गवर्नमेंट को उनकी बातों को मानना पड़ता है, नहीं मानते हैं तो वो अपनी जगह पे इकट्ठा रहते हैं। और यहाँ पर रैलियां होती हैं जो एक जगह पे नहीं होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाया करते हैं और अवेयर कराते हैं और लोगों को कि ये सब इश्यूज चल रही हैं। और तीसरा मेथड है स्ट्राइक का। यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है मारुति प्रोडक्शन का। जब वहां के एम्प्लॉय ने कहा कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, नहीं तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, उन्होंने प्रोडक्शन रोक दिया था। वो गाड़ियां बनाना बंद कर दिए थे, और जब उनकी सैलरी बढ़ाई गई तभी उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया। सिग्नेचर कैंपेन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि बैनर में इश्यूज को लिखा जाता है और उस पे लोग सिग्नेचर करते हैं और उसमें अपना मत रखते हैं कि हम आपके साथ हैं। और इसके अलावा बहुत सारे तरह-तरह की रैलियां होती हैं, बाइक रैलियां होती हैं, और लोग तरह-तरह के ढोल बजाते हुए, गाना बजाते हुए एक जगह से दूसरी जगह चीजों को अवेयर कराते रहते हैं। और इसके ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, इसमें हेल्प करता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो आप देख रहे हैं, रोज हमारा आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपते हैं, जो भी चल रहा है, ऐसी रैलियां या जो भी चीजें हो रही हैं, मैगजीन में ये चीजें आती हैं। और आप देख रहे हैं डिजिटल ज़माना है, तो यहाँ पे टेलीविज़न में भी इन सब चीज़ों को सपोर्ट किया जाता है। ये सब चीज़ें जब होती हैं एक साथ, तो डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है, और यहाँ पर चीज़ें जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती हैं, वो आसान सी लगने लगती हैं। एक गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ता है और लोगों की बात सुननी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स लाने पड़ते हैं, जहाँ पे जो छोटे-छोटे माइनॉरिटी सेक्शन है, उनको भी जोड़ा जाता है ऐसे कैंपेन्स में, जैसे कि दलित है, आदिवासी है, वुमेन मूवमेंट है, इन सब में पार्टिसिपेट करता है। और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब हम चीज़ों को रखते हैं, तो गवर्नमेंट भी हमारी बात को सुनता है, नहीं तो क्या होगा, हमारे ही अगेंस्ट चीजें चली जा सकती हैं। फिर पुलिस फोर्स इस्तेमाल की जाएगी और वो हमारे अगेंस्ट जा सकती है। इसीलिए चीजों को हमेशा सिस्टमैटिक ढंग से रखना चाहिए और अच्छे ढंग से रखना चाहिए। ये नहीं कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं या हम नेशन के अगेंस्ट कुछ एक्ट करने लगे। ये चीजें हमको देखनी चाहिए। जब हम ये चीजें देखेंगे तो डेमोक्रेटिक जो कैरेक्टर है एक कंट्री का, वो बहुत अच्छे से उभर के आता है। और ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि रैलियां या जो भी ये एक्शन लिए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे से किए जा पाएंगे। तो आज आपका काम ये है कि अब से जब भी कभी रैली हो, या आप अपने टाउनशिप में, विलेज में, सिटी में, कहीं पे भी अगर स्ट्रीट पे इस तरह की रैलियां देख रहे हैं या कैंपेन देख रहे हैं, तो आप रुक के जरूर पता करें कि कहीं इस रैली से आपको तो इफेक्ट नहीं होने वाला है आने वाले समय में। तो आप अगर ये चीज अवेयर रहेंगे इन सब चीजों से, तो आपको बहुत क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। और आप भी पार्टिसिपेट करें जब भी डेमोक्रेटिक चीजों में आपको इनवाइट किया जा रहा है। ये इनविटेशन है एक तरीके से कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप एक अच्छी चीजों को अच्छे तरीके से रख पाए, क्योंकि हम एक एजुकेटेड क्लास है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है। हम जानते हैं हमारी कंट्री इंडिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत तरह के रिलीजन है, बहुत तरह के अलग-अलग लोग हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, अलग-अलग एथनिक ग्रुप्स हैं या रेसेस हैं। तो जब
अलग अलग लोग रहेंगे तो अलग अलग पॉइंट्स रखे जाएंगे, अलग अलग इश्यूज होंगे। तो यहाँ पे उसके कारण क्या होता है, जो नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी होने लगता है। हम एक सिटी से दूसरे सिटी को कंपेयर करने लगते हैं, एक लोग को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगते हैं। उस केस में क्या होता है, हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, हम किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को छोटा मानने लगते हैं। तो इस केस में प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा क्रिएट होती है। तो इस केस में अगर मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से रैलियां निकाल दी कि जो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया, या हमने धरना प्रदर्शन किया, वहां पे मारपीट हो गई, तो उस केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उस केस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो पुलिस फोर्स के थ्रू ऐसे जो इश्यूज हैं उसको रोक पाए, पुलिस फोर्स उसको फिर कंट्रोल कर पाए कि ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और ऐसी जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को नए नए रूल्स लाने चाहिए। तो यहाँ पर आप ये भी चीज देख पाएंगे कि जो हेक्टर का जो केस हुआ था, नडलोवियो का, जहां पे पुलिस ने उसको बुलेट से मार दिया था, वो अगर अच्छे से पुलिस फोर्स वहां पे काम करती, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो प्रोटेस्ट को अगर समझती, तो उस केस में हेक्टर को हम बचा सकते थे, वहां पे उसकी हत्या पुलिस द्वारा नहीं होती। लेकिन ऐसा पुलिस ने नहीं किया और उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उस केस में हेक्टर नेडलोवियो मर गया था। अगर ऐसा हम देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं कि हर एक इंसान को, हर एक गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, ये सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। अगर हम प्रॉपरली उस पर वर्क करें तो ये प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वहां पे बहुत तरह तरह के रिलीजन है, रिलीजियस पीपल है हम लोग, आप जानते हैं इंडिया। यहाँ पर देखिए, जब भी मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स का जब फेस्टिवल होता है या हिंदुओं का जब फेस्टिवल होता है, तो क्या करे, पुलिस का काम क्या होना चाहिए, ये देखे कि जिस रोड से मान लीजिए मुहर्रम का जब पास हो रहा है, तो उस केस में पुलिस फोर्स को वहां पे तैनात रहना चाहिए और प्रॉपरली वर्क करना चाहिए कि वहां पे कोई ऐसी चीजें ना हो जाए, स्टोन पेल्टिंग ना हो जाए कि लोगों को ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। या मान लीजिए दुर्गा पूजा है, आपको पता है कि यहाँ पर ये रोड डिवाइड होने वाली है, इधर से दुर्गा पूजा का आने वाला है और इधर से मुस्लिम्स का दूसरे रोड के थ्रू इधर जाएगा। और जो हिंदुओं के, जो दुर्गा माता का आना है डेटी का, वो ये रूट फॉलो करने वाली है। तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पे पुलिस फोर्स को प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। उस केस में क्या होगा, हम प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। अगर इस तरीके से वर्क किया जाए तो हम जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट वहां पे अगर अच्छे से काम करे तो ये सब प्रॉब्लम्स बच सकती हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा है कि हम इस चीज में फेल कर जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जा रही है और हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक चीज और भी है, मान लीजिए कि कोई रिवर आ रही है, जो ये डिस्प्यूट है कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं, आप इन चीजों को समझिए। मान लीजिए ये रिवर आ रही है, आपको ये पता चलेगा कि सोर्स रिवर का माउंटेन से होगा या मान लीजिए प्लेटू से होगा, कहीं से भी हो सकता है। तो जो रिवर का फ्लो है वो कोई एक सोर्स से स्टार्ट होगा और वो डिफरेंट स्टेट से होते हुए पास होगी। कई सारे स्टेट होंगे, मान लीजिए वो एचपी से पास हो रही है, हिमाचल प्रदेश से पास हो रही है, फिर वो आके उत्तर प्रदेश से पास होगी, फिर वो मध्य प्रदेश में जाएगी, फिर वो इधर उड़ीसा चली जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं कि एक रिवर कई जगह से होती हुई पास होती है, कहीं उसका सोर्स होता है, कहीं पे उसका फ्लो होता है और कहीं पे जाके वो समुद्र में मिल जाती है। ये चीज हम देखते हैं। इसका देखिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कर्नाटका का। कर्नाटका में और तमिलनाडु में आप ये चीज जानते हैं, कावेरी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है।
ठीक है। कावेरी नदी में आप ये चीज देखेंगे कि जब ये रिवर बहेगी तो ये फ्लो होते हुए कर्नाटका से होते हुए ये तमिलनाडु की तरफ जाएगी। ये आप यहां पर देखेंगे। और यहां पर आप देखेंगे कि जो कर्नाटका का रीजन है, कर्नाटका के रीजन में मान लीजिए कर्नाटका का रीजन है, ठीक है। यहां पे कर्नाटका का रीजन है ये वाला। यहां पर एक डैम बना हुआ है, ये डैम है, इसका नाम है कृष्ण सागर डैम। कौन सा है? कृष्ण सागर डैम है। और यहां पे तमिलनाडु में उसी नदी पे दूसरा डैम बना हुआ है, वह है मितूर डैम। कौन सा है? मितूर डैम है। और यहां पे आपको पता चलेगा कि जो कर्नाटका का रीजन है वो यहां पर कर्नाटका में यहां पर ये जो डैम है, इससे मेन जो वाटर जाता है वो बेंगलोर सिटी को जाता है। बेंगलोर सिटी में यहां से पूरा पानी जाता है और यहां पे इरिगेशन में इससे हेल्प लिया जाता है। इरिगेशन आप समझ रहे हैं कि यहां पर एग्रीकल्चर में इससे हेल्प लिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये मितूर डैम है, मितूर डैम में जो पानी स्टोर किया जा रहा है, ये भी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए ये पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर आप ये चीज देखेंगे कि ये जो कर्नाटका का डैम है, ये अपस्ट्रीम डैम है। अपस्ट्रीम डैम मतलब कि यहाँ पे पानी आएगा पहले और फिर यहाँ पर मितूर डैम ये है डाउन स्ट्रीम में। जब रिवर नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पर आएगा, तो यहां से जब तक फ्लो इधर की तरफ नहीं आएगा तब तक पानी मितूर डैम तक नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंफ्लिक्ट हो जाता है। ये तमिलनाडु और कर्नाटका हमेशा कावेरी रिवर के लिए लड़ते रहते हैं, क्योंकि वहां पे पानी उनको लगता है कि फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे केसेस इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपरली वर्क करना चाहिए और ये डिस्प्यूट को रोकना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप ये नदी को देख पा रहे हैं, कावेरी नदी बह रही है और अगर इस डिस्प्यूट को रोक लिया जाए, अपस्ट्रीम से अगर पानी को आने दिया जाए डाउनस्ट्रीम तक, तो प्रॉपरली वर्क किया जा सकता है और वहां पे देख लिया जाए कि पानी अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां पर अब हम बात करेंगे इक्वालिटी और जस्टिस की। इक्वालिटी और जस्टिस में आप देखेंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे इक्वालिटी और जस्टिस की बात। हम इक्वालिटी की मेनली बात करेंगे 15 में, आर्टिकल 15 में, 16 में, 17 में। ये तीन है आर्टिकल जहां पे हम देखेंगे किसी भी रेस, सेक्स या हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है 16 में, किसी को भी हम वुमेन या मेल के रिस्पेक्ट में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, या किसी भी रेस से हो तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। 17 कहता है अनटचेबिलिटी की बात। अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी अब बहुत देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पहले जमाने में ये बहुत ज्यादा था। अनटचेबिलिटी में क्या होता था, जो शेड्यूल कास्ट होते थे, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनको रोका जाता था किसी भी ट्रांसपोर्ट में या एजुकेशन में, किसी भी चीज में उनको रोका जाता था। वो जब भी गांव में घुसते थे तो वो आवाज करके घुसते थे कि जो अपर कास्ट है वो हट जाए उनके रास्ते से। उनको मंदिरों तक नहीं जाने दिया जाता था, वो कुएं का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जो बेसिक नीड्स थी उनसे भी उनको रोका जाता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 इसीलिए जोड़ा गया, अनटचेबिलिटी को हटाया जा सके। और काफी कुछ हम लोग अब इसमें हमको मदद भी मिली है। और ये हमको प्रियम्बल में भी देखने को मिलता है कि प्रियम्बल जो इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे भी इक्वालिटी और जस्टिस की बात की गई है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उन्होंने भी कहा
कि हम हमेशा क्या करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करें कि अनटचेबिलिटी खत्म हो जाए और इक्वालिटी आए हमारी सोसाइटी के अंदर। ये चीज उन्होंने खुद रियलाइज की थी और उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को ऐड कराया था कि जो हमारे ग्रुप में, जो हमारी सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं जो अनइक्वल है, वो अच्छे से इक्वली ट्रीट हो। और आज भी हम ये चीज देख रहे हैं कि हम हमेशा, जो बॉय चाइल्ड होता है, जो लड़का होता है, ये मान लीजिए अगर बॉय चाइल्ड है और एक गर्ल चाइल्ड है, ये अगर मान लीजिए गर्ल है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि बॉयज को ज्यादा प्रेफर किया जाए गर्ल्स के रिस्पेक्ट में। ये बिल्कुल गलत होता है। हमको दोनों को इक्वली लेके चलना चाहिए। अगर हम इक्वल लेके चलेंगे तभी हम अच्छे सोसाइटी में कदम रख पाएंगे। आज के डेट में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स कई एक्शन ले रही है गर्ल चाइल्ड को अपलिफ्ट करने के लिए। कॉलेजेस में, स्कूल्स में कई सारे प्रोविजंस लाए गए हैं जिसके थ्रू जो लड़कियां हैं उनको फीस में माफी मिलती है। और क्योंकि देखा जाता है, आज भी हम देख पा रहे हैं कि लड़कियों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है गांव में या शहरों में भी। हम देख पा रहे हैं कि कुछ जो सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो अभी भी रोक रहे हैं। जैसे कि हम हरियाणा में देख रहे हैं कि आज भी लड़कियों को बहुत ज्यादा मारा जाता है। अगर लड़का होता है तो उनको प्रेफर किया जाता है और लड़कियों को मार दिया जाता है छोटे में ही। तो ये चीजें हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है, हाउ डू यू थिंक लोअरिंग द स्कूल फीस वुड हेल्प द गर्ल अटेंड द स्कूल। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम फीस को कम कर दें स्कूलों में तो क्या बच्चे, जो लड़कियां हैं, वो स्कूल को ज्यादा अटेंड करेंगी। कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ। और यहाँ पे आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है और आपने क्या मदद किया है ऐसी चीजों में, तो ये आप आंसर करिएगा। ये आपसे रिलेटेड है तो ये इसको आप ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम अब कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। या माया की लाइफ से कह रहा है कि आपने देखा कि कैसे साउथ अफ्रीका में आज के रिस्पेक्ट में क्या हमको अंतर देखने को मिलता है पहले की लाइफ में। माया आज कल क्या चीजों को अवेल कर पा रही है जो अपार्थाइड मूवमेंट में जब नेल्सन मंडेला थे तो वो नहीं कर पा रहे थे। ये चीजों को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि कौन कौन से वेरियस मेथड्स हैं। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट को रोक सकते हैं कोई भी ऐसा काम करने के लिए जो हमारे अगेंस्ट जा सकता है। और व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट टू फाइंड द सॉल्यूशन। और हम क्यों ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट को हमारे लिए सॉल्यूशन लाना चाहिए जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो या डिस्प्यूट हो। तो ये चीज आपको पता है कि हम गवर्नमेंट को चुनते हैं तो गवर्नमेंट को हमारे लिए ही काम करना चाहिए। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो गवर्नमेंट को ही हमारे लिए सॉल्यूशन खोजना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी लोगों में से एक आदमी जाके गवर्नमेंट का मेंबर होता है। What action did the government take to ensure that all people are treated equally। और गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या वो इंश्योर करे कि पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाए। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पे मैंने बताया बॉय और गर्ल के बारे में। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, या आर्टिकल 15, 16, 17 के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Read through the chapter and discuss some of the key ideas of the democratic government। यहाँ पे देखिए की आइडियाज हमने दे दिया है काफी सारे। इलेक्शन का प्रोसेस है, धरना प्रदर्शन है, ये सब आप इनलिस्ट कर सकते हैं। और ऑल पीपल आर इक्वल, और यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि सारे लोग इक्वल कैसे हैं। यहाँ पे ये चीजें अब आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ये चीज काफी डिटेल में बता दी है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को, और शेयर करिए अपने दोस्तों से, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तभी इस चैनल के बारे में और लोगों को पता चलता है। और लाइक बटन दबाना मत भूला करिए। आप जब लाइक बटन दबाते हैं तभी हमको पता लगता है कि हमारा काम आपको पसंद आया है या नहीं आया है। और कमेंट करिए अगर आप ऐसे लेक्चर चाहते हैं कंटिन्यूएशन में।
Thank you once again. We'll meet you very soon with a new video.